30 रुपए से एवरेज गया तो आपका हो जाएगा 1,60,000 रुपए दोस्तों। ये एक कमाल की कैश क्रॉप है दोस्तों। 8 से 9 महीने में दोस्तों आप इस फसल में लाखों रुपए कमा सकते हैं। खेती को बिजनेस की तरह ही हमें देखना है और बिजनेस की तरह देखना है तो हमें एक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे है। हरी मिर्च की खेती 8 से 10 महीना आपको चलाना है दोस्तों, तो जमीन की तैयारी बहुत ही कायदे से करना पड़ता है। तो बेड प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हरी मिर्च की खेती के लिए, जो चिली होती है उसके लिए। तो जब भी आप कंफर्म करना है तो आपको ये ड्रिप टू ये ड्रिप ये अंतर डालना होता है। तो यहाँ पे मार्किंग करने से अच्छा पहले ही ड्रिप बिछा लीजिए। ड्रिप बिछाने के बाद डिस्टेंस आपका डन हो जाएगा। हरी मिर्च या कोई भी कैश क्रॉप की खेती करते हैं तो उसमें 100% आपको ड्रिप इरिगेशन चाहिए। ड्रिप इरिगेशन अनिवार्य है। फ्लड इरिगेशन से आप कैश क्रॉप की खेती नहीं कर सकते हैं 8 महीना 10 महीना। तो आपको पता होना चाहिए कि पर प्लांट मेरा पानी कितना जा रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे। इतना आप माइक्रो मैनेजमेंट प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा दोस्तों। जो खेती में नया आता है या पुराने फार्मर्स है उनसे ये बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों, वैरायटी का चुनाव में। हरी मिर्च में जो है अलग अलग कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, अलग अलग वैरायटीज होती है। सैकड़ों वैरायटीज है कंपनियों की, सैकड़ों वैरायटी के अलग अलग प्रकार होते हैं। हर वैरायटी जो है अलग अलग उत्पादन भी देती है। तो आपको ये सब जानना जरूरी है। एआई की दुनिया भी हो चुकी है, चैट जीपीटी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बस सादा गूगल भी इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको उस हरी मिर्च का कैरेक्टर समझ में आ जाएगा दोस्त। कोई भी काम अंदाज से नहीं करना है, प्रॉपर गाइडलाइन से करना है, प्रॉपर प्रोसीजर से करना है, प्रॉपर हर जगह पे देख के करना है। लंबे समय तक आप फसल को ले रहे हैं तो मल्चिंग पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा चाहिए, क्योंकि बेड पूरा कवर होना चाहिए। ऐसे ये देखिए जैसे यहाँ पे कवर हुआ है, बीच में चलने लायक जगह बचेगी बहुत है। बेड जितना अच्छा बनाएंगे उतनी अच्छी फसल की ग्रोथ होगी दोस्तों। यहाँ पे आइडियल बेड है, ये देखिए लगभग 1 फीट ऊंचा है। मेरा नीचे वाला हाथ देखिए और ऊपर वाला हाथ देखिए। अगर मैं ऐसे लेवल में लाता हूँ तो 1 फीट से ऊपर ही ऊंचाई यहाँ पे समझ में आ रही है। प्लांटेशन कैसे करना है उसके लिए हमें नर्सरी कैसे रिक्वायरमेंट रहती है। ये कॉइलिंग होने की संभावना ज्यादा होती है ये वाले ट्रे में, गोल वाले में। ये वाला ट्रे अवॉइड कीजिए नर्सरी से जब आप लाते हैं तो। ऐसी जड़ी अगर होंगी तो नुकसानदायक है, क्योंकि ये कॉइलिंग हो चुका है एक्चुअली। ये देखिए नीचे इसके जो यहाँ पे लगाया गया है, ये नर्सरी एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है। तो ऐसे प्लांटेशन करना है, ये स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी पूरी, आपका पैसा चला जाएगा। क्योंकि आपने अभी तक इतनी तैयारी की है, खेत तैयार किया है, लेकिन आपने प्लांटेशन ही गड़बड़ कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। फसल को भी स्टेज वाइज अन्य द्रव्य लगते हैं वो हमें देते रहना। ताम झाम मार्केट में बहुत सारा आता है, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें स्टेज के अनुसार फर्टिलाइजर्स देने हैं। अगर कोई भी वैरायटी है उसका कैरेक्टर समझने के बाद उसको फर्टिलाइजर्स देते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो जो भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं उसका अंश फसल में कितना दिन रहेगा वो हमें जब केमिकल लेते हैं उसके बोतल के ऊपर देखना है। नहीं तो आप तूफान दवा लाएंगे और तूफान इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको खेती करना है ना, खुद आपको सीखना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है दोस्तों। हरी मिर्च आपको अगर 8 महीना 10 महीना चलाना है और लंबा उत्पादन लेना है तो एक काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो है तार बास पेट वायर का पंडाल। जब हवा चलती है जोरों से तो प्लांट नीचे नहीं गिरेगा, मिर्च में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लांट सीधा खड़ा रहेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसकी ग्रोथ रहेगी, उसमें मिर्च अच्छे लगे रहेंगे। फायदे ही फायदे दोस्तों, नुकसान नहीं है। जितना हम सिंपल रखेंगे, इजी रखेंगे, उतना हमारे लिए खर्चा कम होगा। बहुत बार मैंने देखा है कि ग्रो करने को नहीं जमता और बाकी का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो नहीं, हमें ज्यादा फोकस करना है हमारे फसल के ऊपर, ना कि एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा करना है। अब यहाँ पे टोटल हमें उत्पादन कितना निकलेगा। हार्वेस्टिंग चालू होता है इसका 60 से 65 दिन बाद। 30 रुपए से एवरेज गया तो आपका हो जाएगा 1,60,000 रुपए दोस्तों। लेकिन रेट अगर आपको 50 रुपए से किलो मिला तो, अगर रेट आपका 100 रुपए किलो गया तो सोचिए पैसा कितना होगा दोस्तों। हरी मिर्च, चिली, ऐसा कोई किचन नहीं होगा जहां पे इस हरी मिर्च का इस्तेमाल ना होता हो। हमारे देश में, पूरे दुनिया में इस चिली की बहुत ही डिमांड है। 8 से 9 महीने में दोस्तों आप इस फसल में लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये एक कमाल की कैश क्रॉप है दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे इस कैश क्रॉप सीरीज में। और इस नए एपिसोड में चिली के बारे में हम A to Z जानकारी लेने वाले हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है चिली की, डिस्टेंस कितना रखना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना है, डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। और 1 एकड़ से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है चिली की फसल में, इसके बारे में पूरा कच्चा चिट्टा मैं खोलने वाला हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। चलिए जानते हैं इस कैश क्रॉप के बारे में A to Z।
अभी जिस फार्म पे मैं खड़ा हूं ये चिली का फार्म 1 एकड़ का है दोस्तों, और मैं आज आपको हरे मिर्च के बारे में ही डिटेल बताने वाला हूं, ना कि लाल मिर्च के बारे में। जो छोटी मिर्च होती है वो लाल होती है उसके बारे में नहीं, ये जो लंबी वाली हरी मिर्च आती है इसका प्लांट लगा के इसको ग्रो करके और ये हरी कैसे बेच सकते हैं इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। बस इस वीडियो में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जो मसाला के लिए मिर्ची बनाई जाती है लाल होती है वो अलग होती है, उसके बारे में कभी हम फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरी चीज जो हम ये कैश क्रॉप की सीरीज कर रहे हैं टोटल ये ओपन फील्ड के बारे में मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में ओपन फील्ड में ज्यादा खेती होती है, ना कि पॉली हाउस में और शेडनेट हाउस में। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं खेती में तो ओपन फील्ड से ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कैश क्रॉप सीरीज में जो जो एपिसोड आएंगे और जो कैश क्रॉप फसलें इसमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा वो सारी ओपन फील्ड की ही रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या लाजवाब फसल है। लगभग 4 महीने की ये फसल हो चुकी है अभी और इसमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चालू है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश में मिर्च कहाँ कहाँ पे होती है, लाल और हरी दोनों जानते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसीजर है आगे की मैं पूरी हरी की बताने वाला हूं। देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा मिर्च होती है आंध्र प्रदेश में 37%, उसके बाद तेलंगाना में 23%, उसके बाद 15% मध्य प्रदेश में, उसके बाद बाकी के जो राज्य है जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पंजाब है, गुजरात है, यहाँ पे बहुत कम मिर्च होती है। लेकिन लगभग सारे राज्यों में मिर्च थोड़ी थोड़ी ली जाती है। हमारे घर के बाहर एक छोटा गमला भी होता है, उसमें भी हम एक मिर्च का प्लांट लगा देते हैं और वहां से मिर्च तोड़ के हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हमारे किचन में लेते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका की फसल इसको माना जाता है। पुर्तगालियों ने पूरे दुनिया भर में इस फसल को पहुंचाया और उसके बाद अभी दुनिया भर में इस फसल को लिया जा रहा है। कहीं पे मिर्च लंबी होती है, कहीं पे छोटी होती है, कहीं पे लाल वाली छोटी होती है, कहीं पे मोटी होती है जिसको पिकाडोर बोलते हैं। अलग अलग प्रकार होते हैं, तीखी होती है, काली होती है, हल्की पोपटी होती है, हरा रंग थोड़ा सा कम होता है, कोई डार्क होता है। ऐसे बस प्रकार होते हैं, जहां की डिमांड जैसे उस हिसाब से वहां पे उगाया जाता है। तो मैं आगे चल के आपको वैरायटीज भी बताऊंगा कि भाई ये वैरायटी में इतना उत्पादन आप ले सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में आपको बताने वाला हूं खास करके, जिसमें आप तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों खेती को बिजनेस की तरह ही हमें देखना है, और बिजनेस की तरह देखना है तो हमें एक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे है सॉइल मैनेजमेंट का, बेड प्रिपरेशन का, ड्रिप इरिगेशन का, मल्चिंग का, ये क्या होता है। ये सब कुछ मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और अलग अलग फील्ड पे जाने वाला हूं मैं। जहां पे प्लेन लैंड है, जहां पे चिली का अगर प्लांटेशन का मुझे फार्म मिला तो वहां पे भी जाऊंगा, एक छोटे फार्म पे, एक बड़े फार्म पे। तो इस वीडियो को आप छोड़िएगा मत। आपके यहाँ पे कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। जब आप हरी मिर्च की खेती करते हैं तो उसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल में पानी नहीं पकड़ना चाहिए। ज्यादा पानी पकड़ने वाली अगर सॉइल है तो वहां पे रूट्स, जो व्हाइट रूट्स है वो स्टक हो जाते हैं और आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी है, इसका सॉइल रिटेंशन जो है 120 से 130 तक है, यानी पानी धारण करने की क्षमता ये रिटेंशन में नापा जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो सॉइल टेस्टिंग है वो करना पड़ेगा, फिजिकल सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका सॉइल रिटेंशन क्या है। फिजिकल सॉइल टेस्टिंग करने के बाद 120-130 रिटेंशन यानी कि पानी तुरंत निकल जाता है। अगर सॉइल का रिटेंशन 200 के 180 के ऊपर है तो वहां पे पानी बहुत पकड़ता है। जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, काले कलर की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहां पे पानी बहुत पकड़ता है। तो वहां पे जो है दिक्कत कर सकता है आपको हरी मिर्च ग्रो करने में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बड़े बेड करना पड़ता है, इरिगेशन मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ता है। तो सॉइल तो हर प्रकार की दोस्तों चल जाएगी, लेकिन बस ये याद रखिए कि इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। और ज्यादा पानी पकड़ता है तो वो दिक्कत कर सकता है। तो आपकी सॉइल कैसी है वो देखिएगा, और सॉइल का पीएच जो है 6 से 7 होना चाहिए हरी मिर्च उगाने के लिए। क्लाइमेट कैसे होना चाहिए, एकदम सिंपल है दोस्तों। 18 से लेके 35 डिग्री तक हरी मिर्च को क्लाइमेट चल जाता है, लेकिन जब फ्लावरिंग इसका होता है तो 30 के ऊपर ज्यादा दिन टेम्परेचर रहता है तो फ्लावरिंग अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी तरीके हैं दोस्तों इरिगेशन के, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, उससे आप मैनेज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा ठंड है तो वहां पे अगर पौधा आपका छोटा प्लांटेशन करते हैं ज्यादा ठंडी में तो जल्दी वो मैच्योर हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठंडी में नवंबर में इसका प्लांटेशन आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी 12 महीने आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, जून जुलाई में कर सकते हैं। ठंडी आने से पहले अगस्त में कर लीजिए, ताकि ठंडी में प्लांट पहले ही बड़ा हो जाएगा, या ठंडी खत्म होने के बाद जनवरी के बाद आप प्लांटेशन कीजिए, वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो प्लांटेशन करने के लिए बस एक ही चीज अवॉइड कीजिए, वो है अक्टूबर नवंबर ठंडी में प्लांटेशन करेंगे, जल्दी प्लांट मैच्योर हो जाएगा और आपको जितना ब्रांचेस चाहिए, जितना फुटाव चाहिए, जैसे यहाँ पे ये नहीं मिल पाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो
ऐसे फैलेगा नहीं, और जितना प्लांट फैलेगा, जितना स्प्राउटिंग निकलेगा, उतना अच्छा मिर्च आपको मिलेगा और लंबे समय तक फसल चलेगी। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया सॉइल, फिर बताया क्लाइमेट, और फिर बताया आपको लगाने का सही समय। वैसे मेरे हिसाब से जून जुलाई का प्लांटेशन परफेक्ट समय है, और उसके बाद जनवरी का एक परफेक्ट समय है, क्योंकि जून जुलाई में लगाते हैं तो आपको 8, 9, 10 महीना आप इस फसल को चला सकते हैं, और जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो जुलाई अगस्त तक चला सकते हैं। लेकिन वो गर्मियों में आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसके ऊपर है, आपके काम के ऊपर फसल कितने लंबे समय तक चलेगी वो डिपेंड करता है। आपने अच्छा काम नहीं किया तो 2-3 महीने में ही फसल खराब हो सकती है। अब इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो है वैरायटी का चुनाव। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो खेती में नया आता है या पुराने फार्मर्स है उनसे ये बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों, वैरायटी का चुनाव। वैरायटी का चुनाव करते समय हमारे पास के मार्केट में क्या बिक रहा है वो हम नहीं देखते। हम डायरेक्ट नर्सरी में जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई मैं क्या लगाऊं, वो जो दे देता है वो हम सीधा खेत में लगा देते हैं, उसकी ही सुनते हैं या आसपास के फार्मर्स की सुनते हैं, हम खुद का रिसर्च नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास के मार्केट में जाना है, वहाँ पे कौन से प्रकार की मिर्च बिक रही है, तीखी वाली बिक रही है, लंबी वाली बिक रही है, छोटी बिक रही है, डार्क ग्रीन बिक रही है या फेंट ग्रीन बिक रही है, कौन सी मिर्च बिक रही है। मिर्च में, हरी मिर्च में जो है अलग अलग कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, अलग अलग वैरायटीज होती है, सैकड़ों वैरायटीज है कंपनियों की, सैकड़ों वैरायटी के अलग अलग प्रकार होते हैं, हर वैरायटी जो है अलग अलग उत्पादन भी देती है। तो आपको ये सब जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसी वैरायटी है, ग्रोथ वाली वैरायटी है या छोटी वाली वैरायटी है, बड़ी वाली वैरायटी है, उल्टी मिर्च भी आती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है दोस्तों। लेकिन अभी मैं आज आपको जो बता रहा हूँ हरे मिर्च में हाइब्रिड वैरायटी और G4 वैरायटी में आपको बताने वाला हूँ। G4 यानी कि क्या है दोस्तों, एक प्रकार है जो छोटी मिर्च होती है, दो प्रकार में आती है, एक है AK47, दूसरा है नेत्रा की एस्टन। दोस्तों एक G4 की मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। इसमें क्या है कि एक लेबर दिन भर में जो है 15 से 18 किलो खाली मिर्च तोड़ सकता है। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग की कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा लगेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर 30 रुपए आपको रेट मिल रहा है तो 15 रुपए आपका हार्वेस्टिंग कॉस्ट ही चला जाएगा। तो G4 अगर आपको करनी है तो ये याद रखिएगा। लेकिन G4 के एवरेज रेट जो है 35, 40, 50 रुपए के आसपास रहते हैं। आपके पास अगर लेबर है, स्किल लेबर, फास्ट तोड़ने वाला, तो ही G4 के चक्कर में आप पड़िए, वरना मैं आपको और भी वैरायटीज बताता हूँ जो लंबी वाली मिर्च में है, डार्क ग्रीन में आती है, फेंट आता है, तीखा आता है, हरा आता है, अलग अलग प्रकार के आती है। अब मेरे यहाँ पे कौन सी होती है दोस्तों, सिजलिंग हॉट वैरायटी एक मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती है। उसके अलावा सिजेंटा की 5531 ये एक वैरायटी की जाती है, जो कि एक लेबर 40 से 45 किलो एक टाइम पे हार्वेस्ट कर सकता है पूरे दिन भर में दोस्तों। हमें ये भी देखना है। और उसमें कितना खर्चा होता है, 7 रुपए 8 रुपए प्रति केजी। लंबी वाली मिर्च में सबसे ज्यादा यही दिक्कत है कि लेबर जब हार्वेस्टिंग करता है मिर्च को तो बहुत वहां पे हमारा खर्चा होता है। ऑलरेडी हमारा खर्चा हुआ होता है फसल को ग्रो करने में, और हार्वेस्टिंग को 1 किलो में 7 रुपए 8 रुपए हार्वेस्टिंग करने में खर्चा, तो ये बहुत बड़ा खर्चा होता है दोस्तों। अब मैं आपको बढ़िया बढ़िया वैरायटीज के नाम बताता हूँ जो अलग अलग कंपनी की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कावेरी की स्पाइस किंग है जो तीखी आती है, लंबी आती है। BASF की 1003 लाइट ग्रीन कलर में आती है, वायरस प्रतिरोधक है दोस्तों। UPL की चिलोंग है, थोड़ी बड़े साइज की होती है लेकिन एवरेज प्रोडक्शन इसका ज्यादा होता है। तेजा की जो G4 में एक और मैं बताता हूँ आपको, तेजा 4 सेगमेंट में डार्क ग्रीन है दोस्तों, ये एक तीखी में आती है। इसके बाद बलराम सेगमेंट लाइट ग्रीन कलर में आती है दोस्तों। एक और आती है पिकाडोर, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, उसका स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। पिकाडोर मिर्च जो है मोटी होती है, लंबी होती है दोस्तों, वो अलग सेगमेंट है, बस आपको जानकारी के लिए मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको और वैरायटी बताता हूँ हल्के ग्रीन में जो होती है, नंदिता BASF की आती है, 930 अंकुर की आती है। उसके अलावा सेमिनिस की 786 1452। उसके बाद सितारा गोल्ड दोस्तों, ये थोड़ा काली आती है। VNR और VNR 277, ये पुरानी वैरायटीज अभी हो चुकी है, अभी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा दोस्तों। ये ज्वेलरी आती है जो कि लंबी हरी होती है, थोड़ा तीखी कम होती है। नामधारी की 2572, ये भी आप एक वैरायटी अच्छी लगा सकते हैं। अंकुर की 2121, ये भी अच्छी है। उसके अलावा एक शकीरा नाम की अभी जो लेटेस्ट एक वैरायटी काफी अच्छी है, सिजेंटा की 5531, ये वैरायटी मेरे यहाँ पे बहुत चलती है। तो ये जो मैंने अभी वैरायटीज आपको बताई आप पूरे भारत में लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जब ये वैरायटीज का मैं रिसर्च कर रहा था, इसमें से कई सारे वैरायटीज मैंने लगाई है। जैसे कि कलर सीड्स की मैंने मगधीरा, ये काफी एक अच्छी वैरायटी है दोस्तों, मैंने नाम बताना आपको भूल गया। एक और वैरायटी है कलर सीड्स की तलवार, मगधीरा मैंने बताई, और तलवार एक है। ये दो वैरायटीज भी अच्छी है, लंबी मिर्च होती है, हरी रहती है। अब मैं जरूरी बात एक आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जितने भी वैरायटीज के नाम बताए, इनको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद वो हरी मिर्च का कैरेक्टर आप देख सकते हैं, डार्क ग्रीन है या फेंट है या छोटी है, लंबी है, तीखी है, उस कंपनी के कैटलॉग में सब लिखा होता है।
आप वहां पे जाइए, वो देखिए। आपको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना है। एआई की दुनिया अभी हो चुकी है, चैट जीपीटी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बस सादा गूगल भी इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको उस हरी मिर्च का कैरेक्टर समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये किसी फार्मर ने आपके आसपास किया है, वहां पे जाके आप देखते हैं तो भी आपको वैरायटी का चुनाव करने में ईजी हो जाएगा। लेकिन अंदाज से काम नहीं करना है, कोई भी काम अंदाज से नहीं करना है, प्रॉपर गाइडलाइन से करना है, प्रॉपर प्रोसीजर से करना है, प्रॉपर हर जगह पे देख के करना है। जैसे यहाँ पे ये सिजलिंग हॉट है, हमारे यहाँ तुरंत बिकती है और अच्छे रेट से बिकती है। 2 रुपए में इसमें अच्छा ही मिल जाता है। मेरे यहाँ से मुंबई पास है, 400 किलोमीटर है, यहाँ से बहुत गाड़ियाँ रोज जाती रहती है, उसमें हम भर देते हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बस कॉस्ट लगती है। वहाँ पे बिकने के बाद सीधा सुबह फोन पे फोटो आ जाता है कि भाई आपको इतना इतना रेट मिला है। तो इजी वे पे हमें जाना है, डिफिकल्ट वे पे हमें नहीं जाना है, शुरुआत अगर आप खेती की कर रहे हो तो। और कैश क्रॉप में ये बहुत ही बेहतरीन फसल है। आगे आगे आपको पूरे वीडियो में पता चलेगा, सारी प्रोसीजर और बड़ा उत्पादन लेने के तरीका भी पता चलेंगे। हरी मिर्च की खेती 8 से 10 महीना आपको चलाना है दोस्तों, तो जमीन की तैयारी बहुत ही कायदे से करना पड़ता है। तो अब मुद्दा आता है लैंड प्रिपरेशन का। मैं इसीलिए दोस्तों ये देखिए पूरे खुले जमीन पे आया हूँ। यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन का काम जारी है। 50% यहाँ पे काम हो चुका है। इसके पहले 50% क्या होता है वो मैंने दिखाता हूँ, फिर आपको लाइव भी यहाँ पे कुछ चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी खुली जमीन है तो खुली जमीन को पहले प्लाव चला लेना है। प्लाव चलाने के लिए 2,500 से 3,000 रुपए खर्चा होगा। प्लाव चलाने के बाद फिर क्या होता है कि हमें गोबर का खाद डालना पड़ता है हमारे खेत में। गोबर का खाद हमें पहले क्यों डालना है, क्योंकि प्लाव चलाने के बाद जब हम रोटर चलाते हैं तो गोबर का खाद उसमें मिक्स होना चाहिए पूरे खेत में एक बराबर। तो हमें क्या करना है कि 1 एकड़ में हरी मिर्च के लिए कम से कम 5 ट्रॉली पूरा सड़ा हुआ अच्छा गोबर का खाद इस्तेमाल करना है। अगर हमने तैयार वैसा का वैसा गोबर खाद हमारे खेत में लाके डाला तो वो बहुत ही दिक्कत कर सकता है, तो उसका जरूर ध्यान देना है। अगर आपको सड़ा हुआ नहीं मिलता है तो गोबर का खाद लाना है, आपके खेत बाहर रखना है, वहाँ पे जो है उसको सड़ाना है अच्छे से 1.5, 2, 3 महीना उसको मिक्सअप करते रहना है। उसके ऊपर पानी का स्प्रिंकलर लगा देना है, उसमें डिकम्पोजर डाल देना है, ऊपर से स्प्रे कर देना है और अच्छे से सड़ जाएगा। तो दोस्तों उसमें जो खराब गैसेस रहते हैं वो नहीं रहेंगे, उसमें अच्छे बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे जो आपके जमीन के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो वो 5 ट्रॉली का हमारे यहाँ पे मिलता है 6-5 30,000 रुपए लगता है दोस्तों प्रति एकड़। 5 ट्रॉली डालना पड़ता है। वो 8 से 9 महीने 1-1.5 साल फिर आपको गोबर का खाद डालने की जरूरत नहीं है। 8 महीना कंटिन्यू आप फसल चला सकते हैं। पहले गोबर का खाद डाल दिया उसमें, फिर रोटर चला के जमीन ऐसे सपाट कर लेना। ये देखिए बड़े छोटे मोटे पत्थर जो है वो पूरे बीन लेना है, बाहर ला के फेंक देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि बेड प्रिपरेशन करना पड़ता है। बेड प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हरी मिर्च की खेती के लिए। जो चिली होती है उसके लिए डिस्टेंस रखना चाहिए गर्मियों में 5 फीट और बरसात में 6 फीट। 6 फीट बरसात में इसलिए कि पानी निकलना चाहिए, वाटर का ड्रेनेज अच्छे से होना चाहिए। पानी अगर रुकेगा तो अलग अलग डिजीज आएंगे, जैसे कि फ्यूजेरियम है, या तो डाउनी मिल्ड्यू है, या तो विल्टिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे अलग अलग डिजीज आते हैं। तो उसके लिए हमें बेड जो है बरसात में 6 फीट और गर्मियों में 5 फीट। गर्मियों में कम क्यों रखना है, क्योंकि गर्मियों में जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फसल पास पास में रहती है तो, और बेड पास पास में रहते हैं तो जब हम इरिगेशन करते हैं तो गर्म ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप जून जुलाई का प्लांटेशन कर रहे हैं तो 6 फीट रखिए। अगर आप जनवरी फरवरी का प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप 5 फीट के हिसाब से रखिए। 5 फीट यानी कि लाइन टू लाइन दूरी। अब ये 5 फीट कैसे कंफर्म करना है, तो जब भी आप कंफर्म करना है तो आपको ये ड्रिप टू ये ड्रिप ये अंतर डालना होता है। तो यहाँ पे मार्किंग करने से अच्छा पहले ही ड्रिप बिछा लीजिए। ड्रिप बिछाने के बाद डिस्टेंस आपका डन हो जाएगा। अब एक जरूरी बात ये है कि ये देखिए ये ड्रिप इरिगेशन जो है यहाँ पे 16 mm की ड्रिप इरिगेशन है। हरी मिर्च या कोई भी कैश क्रॉप की खेती करते हैं तो उसमें 100% आपको ड्रिप इरिगेशन चाहिए। ड्रिप इरिगेशन अनिवार्य है, क्योंकि आप ड्रिप इरिगेशन से जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स देते हैं या कोई भी खाद देते हैं ड्रिप इरिगेशन से, तो वो प्लांट के पास में जाना चाहिए। होता क्या है कि ये ड्रिप इरिगेशन बाद में बेड के ऊपर आती है और उसके साइड से हम प्लांट लगाते हैं, उसको पानी लगना चाहिए। इसके लिए ये ड्रिप इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लड इरिगेशन से आप कैश क्रॉप की खेती नहीं कर सकते हैं। 8 महीना 10 महीना 11 महीना आप खेती नहीं ले सकते, तो आपको ड्रिप इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 16 mm की बिछानी चाहिए, क्या 20 mm की बिछानी चाहिए। तो ये इनलाइन ड्रिप इरिगेशन इसको बोलते हैं। अंदर से बटन होता है और इसमें से टपक टपक पानी गिरता है। इसमें से जो पानी गिरता है वो 2 लीटर 4 लीटर 8 लीटर ऐसे अलग अलग तरीके के बटन आते हैं। तो हमारे जमीन के अनुसार वो हमें करने होते हैं, डन करने होते हैं कि कौन से बटन का हमें ड्रिप लेना है। अगर हमारे जमीन में पानी बहुत फास्ट लीच आउट होता है, यानी कि हमारा रिटेंशन 120-130 है, तो वहाँ पे 2 लीटर का डिस्चार्ज का बटन लगता है। अगर हमारे जमीन का जो रिटेंशन है वो 180-170 है, तो वहाँ पे 4 लीटर का लगेगा। और ज्यादा पानी पकड़ने वाले तो वहाँ पे 8 लीटर लगेगा, क्योंकि ये जमीन के पानी धारण क्षमता के ऊपर आपका ड्रिपर फाइनल होता है। लेकिन वेजिटेबल के लिए मैं एक एवरेज आपको बताता हूँ, ये ड्रिपर प्रति घंटा 4 लीटर डिस्चार्ज वाला इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो भी कैसे कंफर्म होता है कि आपकी जो पीछे मोटर है वो प्रति एकड़
40,000 पानी का सप्लाई आगे कर पाएगी कि नहीं? 40,000 नहीं, मिनिमम 30,000, क्योंकि 1 एकड़ में ऐसे 1.25 फीट पे 7 से 7,500 बटन आते हैं। 7,000 बटन अगर मैं पकड़ लूँ तो 4 लीटर डिस्चार्ज, 7 चौक 28,000 लीटर पानी 1 एकड़ में गिरना चाहिए 1 घंटे में। तो क्या आपकी मोटर उतना सप्लाई कर रही है? क्या नहीं कर रही है। तो 1 एकड़ आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो आधे एकड़ में आपको 2 लाइन करना पड़ेगा, यानी कि आधा एकड़ का 1 खेत करना पड़ेगा, आधा एकड़ का 1 खेत करना पड़ेगा। एक टाइम पे आपको आधे एकड़ को पानी देना पड़ेगा, फिर आधे एकड़ को पानी देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके मोटर के अनुसार, कुआं कितना दूर है, पाइपलाइन कितनी दूर है। पाइपलाइन अगर कुएं से आपकी 3 इंची की आ रही है, 4 इंची की आ रही है, 3 इंची के आ रही है, वो देखिए एंड में जो सबलाइन है वो आपको, अगर मेन लाइन जो कुएं से पाइपलाइन आ रही है वो 3 इंची की है तो वो 2.5 इंची का बिछाना चाहिए, और मेन कुएं से 4 इंची की पाइपलाइन आ रही है तो वो 3 इंची का इस्तेमाल करना चाहिए। वो सबलाइन भी डिपेंड करता है कि आपका खेत ऐसे तिरछा है या ऊपर नीचे है, हेड कितना है, एलिवेशन ऊंचाई कितना है, एक कोने में ज्यादा ऊंचा है या नीचे है। अगर टेबल लैंड है तो एकदम सपाट में सीधा सबलाइन बिछा दीजिए, सपाट में ड्रिप बिछा सकते हैं। और ये ड्रिप का पाइप जो है, एक पाइप जो है 16 mm का 200-250 फीट तक आप बिछा सकते हैं। उसके ऊपर जाता है तो आपको 20 mm चाहिए। तो 20 और 16 mm ऐसे कंफर्म करना है कि 250 फीट तक 16 mm चलेगा, उससे ज्यादा होगा 250 फीट से तो 20 mm का ड्रिप। 20 mm यानी कि क्या है, इसकी मोटाई ज्यादा होती है। ये अभी 16 mm का है, ये देखिए इसकी मोटाई इतनी आएगी 20 mm की, ये 16 mm का है, और ये 100 फीट पे 8 लीटर का डिस्चार्ज है, ये देखिए। तो ऐसे अलग अलग डिस्चार्ज के अलग अलग ड्रिप इरिगेशन आते हैं। एक आईएसआई आता है, एक नॉन आईएसआई आता है। आईएसआई में आपको सब्सिडी मिलती है जो कि 40 से 45,000 प्रति एकड़ का खर्चा आता है। नॉन आईएसआई लेते हैं तो 15 से 20,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है। ये खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपके पास अगर फिल्टर्स नहीं है तो इसके लिए फिल्टर्स डालना पड़ता है, आपकी सबलाइन का खर्चा होता है, लेबर कॉस्टिंग होता है इसमें। तो मैं आपको एक टेंटेटिव ये खर्चा बता रहा हूँ, आपके एरिया के अनुसार, आपके दुकानदार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मैंने बताने के बाद भी आपको अगर कंफ्यूजन है कोई चीज का, जैसे कि वो सबलाइन का या ड्रिप का, तो आप ड्रिप दुकानदार के पास जाइए दोस्तों। ड्रिप दुकानदार के पास जाने के बाद उनसे पूछिएगा कि हम कौन सा ड्रिप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना मेरा खेत है, जैसे 43,560 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है दोस्तों। 1 एकड़ में अगर आप ड्रिप इरिगेशन बिछा रहे, 100 फीट पे एक बटन है पानी गिरने का, और वो 4 लीटर का है, तो 7-7,500 बटन हो जाता है और 28,000 पानी गिरता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर प्लांट मेरा पानी कितना जा रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे, पर प्लांट की पानी की मेरी खपत कितनी है। इतना आप माइक्रो मैनेजमेंट प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे किसान ऐसे कर रहे हैं और ये आपको भी करना चाहिए। इसीलिए मैं कैश क्रॉप सीरीज में जो है ये प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ड्रिप की हो, बेड की हो, वो सबलाइन की हो। तो ऐसे ड्रिप आपको लेना है। ड्रिप लेने के बाद एक लाइन से ड्रिप को बिछा देना है, आगे खूंटी से बांध लेना है। खूंटी से बांध लेने के बाद वो सबलाइन में उसको कनेक्ट कर देना है। सबलाइन यानी कि जो हमारी कुएं से आई है वो मेन लाइन, और इस खेत के लिए सबलाइन। वो मैंने आपको बता दी कि 2.5 इंची हो सकती है, 2 इंची हो सकती है, डिपेंड ऑन आपके ड्रिप के अनुसार, आपके ड्रिप डिजाइन करने के अनुसार, आपके मोटर के डिस्चार्ज के अनुसार। ये बिछा दिया, बिछा देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि बेसल डोज। दोस्तों अब बात आती है बेसल डोज की। देखिए बेसल डोज यानी कि क्या होता है कि बेड के अंदर जो डाला जाता है उसको बोलते हैं बेसल डोज। वो बेसल डोज क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि 8-9 महीने की लॉन्ग की फसल है आपकी, लॉन्ग टर्म की, तो आपको उस फसल को धीरे धीरे लगने वाला भी फर्टिलाइजर देना होता है। गोबर का खाद भी हमने दिया। गोबर का खाद एक सपोर्टिव है दोस्तों, जो जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रखता है, जमीन की इकोलॉजी मेंटेन रहती है। और हम जो उर्वरक डाल रहे हैं ऊपर से वो डायरेक्ट हम एनपीके डाल रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, ये डायरेक्ट खाना है। गोबर का खाद फसल को हम जो देते हैं वो डायरेक्ट खाना नहीं है। गोबर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फास्फोरस का बैक्टीरिया, पोटाश का बैक्टीरिया, और वो फिर फसल खाती है। और हम जो डायरेक्ट डाल रहे हैं अभी फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, ये भी डायरेक्ट नहीं खाता है। वो बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया जो है उस जो हमने फर्टिलाइजर्स ऊपर डाला है, जब वो बैक्टीरिया के टच में आता है तो वो ब्रेक होता है और उसके बाद वो फसल को डायरेक्ट लगता है। तो ऐसे इसका सिस्टम होता है। इतना हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेप्थ में जाने की। हमें बस ये याद रखना है कि हमें सॉइल टेस्टिंग करना है, 1000 रुपये लगेगा। सॉइल टेस्टिंग में अगर हमें समझ में आ गया कि हमारी ज़मीन में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है तो हमें डीएपी 100 किलो का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर डाल देना है सीधा, और 10-26-26 100 किलो इस्तेमाल करना है, ऊपर से डाल देना है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो वो 50 किलो प्रति एकड़ डालना है। सॉइल के अनुसार अगर ज़रूरत हो तभी डालिएगा, वरना इसके अलावा नया कुछ मत डालिएगा। और ज़मीन के पीएच आपका देखिए, अगर कम ज़्यादा है तो आप जिप्सम से उसको मेंटेन कर सकते हैं। प्रति एकड़ आपको 500 किलो से 1 टन तक अगर जिप्सम डालते हैं 2-3 साल में एक बार, तो आपकी ज़मीन का पीएच मेंटेन रहेगा। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है और ये आपकी ज़मीन का पीएच मेंटेन रखता है। तो जिप्सम एक भू सुधारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपको गोबर का खाद नहीं मिला तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी प्रति एकड़ 3 टन डाल सकते हैं। उसका खर्चा होगा 8-24,000, और जिप्सम का बहुत कम होगा दोस्तों, 2-3 हज़ार रुपये मैक्सिमम खर्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। ये ड्रिप पे सीधा डाल दीजिएगा। पोटैश डालने की जरूरत नहीं है, एमओपी एसओपी उसकी अगर कमी है आपकी ज़मीन में तभी जाइएगा। ज़्यादातर हमारे देश में, इंडिया में फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो हमें फास्फोरस पे ध्यान देना चाहिए। अगर केवल फास्फोरस कम है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट से 100 किलो आप प्रति एकड़ यहीं पे डाल सकते हैं। डाल देने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि बेड बनाना पड़ता है।
वो बेड कैसे बनता है, बेड बनाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो है पावर टिलर। अगर आप रिटर्न पावर टिलर चलाते हैं तो दोनों साइड में मिट्टी उड़ती है और आपका बेड बन जाता है। बेड की हाइट होनी चाहिए बरसात में कम से कम 11 से 12 इंच, उतनी आपको करनी ही करनी है। गर्मियों में थोड़ा बहुत 9 इंच 8 इंच हो जो चलेगी। हाइट यानी कि क्या है, ऊंचाई। तो जब हम पावर टिलर से मिट्टी उड़ाते हैं तो इसके ऊपर उड़ती है और बेड हाइट हो जाता है। हाइट यानी कि इतना ऊंचा होना चाहिए, और ऊंचा होने के बाद इसके अंदर ड्रिप फंस जाता है, तो ड्रिप हमें उठा के ऊपर लेना पड़ता है, तो वो बेड के ऊपर सीधा ड्रिप आ जाता है। बिना ड्रिप बिछाए आप बेड मारने जाएंगे तो ऐसे सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा बेड हो जाएगा। वैसे नहीं करना, पहले ड्रिप फिर बेसल डोज, बेसल डोज के ऊपर फिर हमें पावर टिलर से ऊपर मिट्टी उड़ा देना है। और पावर टिलर से नहीं होता तो आपके पास ट्रैक्टर के रेजर से भी आप चलाएंगे ट्रैक्टर, तो दोनों साइड में मिट्टी उठ जाएगा, बीच में नाली बन जाएगी। बीच में नाली बननी चाहिए, नाली के ऊपर बेड बनना चाहिए। बेड का जो भी पानी हम देते हैं वो भी लीच आउट होकर नाली में आएगा, बाहर निकल जाएगा, बारिश का पानी भी बाहर निकल जाएगा। ये हमें याद रखना है, नाली बननी चाहिए। ऐसे होता है फिर बेड पूरा कंप्लीट हमारा। बेड बनाने के लिए पावर टिलर के लिए 2500 से 3000 खर्चा हो सकता है, और ट्रैक्टर से रेजर से जब आप मारते हैं तो 2 से 2500 रुपये खर्चा होगा। बस इतने खर्चे में आपका बेड बन जाएगा। अभी मैं एक आइडियल फार्म पे आया हूँ जहाँ पे मल्चिंग पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से बिछाया गया है। हमने देखा कि बेड कैसे बनाना है। बेड के ऊपर, बेड जब बन जाता है तो उसके बाद हमें ड्रिप जो अंदर गई होती है उसको उठा के ऊपर लेना है। ड्रिप ऊपर लेने के बाद हमें बिछाना पड़ता है मल्चिंग पेपर। तो यहाँ पे अभी जो है 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछाया गया है। दोस्तों अगर 10 महीने तक अगर आप फसल चला सकते हैं, 8-10 महीने तक अच्छी ग्रो करके, तो आपको मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लंबे समय तक आप फसल को ले रहे हैं तो मल्चिंग पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो मल्चिंग पेपर इस्तेमाल किया है 25 माइक्रोन का, तो ये आज जनवरी का अभी ये महीना है जब मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, और कल ये प्लांटेशन हुआ है। तो जनवरी के बाद यहाँ से मैं 8 महीने पकड़ता हूँ, तो जुलाई अगस्त तक ये फार्म अगर चलाना है, आपको पूरा गर्मी का सीजन निकालना है, तो आपको मल्चिंग पेपर प्रॉपर चाहिए, क्योंकि बहुत कड़क धूप लगती है गर्मियों में। साइड से लगेगी फिलहाल यहाँ तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन साइड से बढ़ेगी तो मल्चिंग पेपर अच्छा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट बेड के ऊपर जाएगी तो प्रॉब्लम है दोस्तों। मल्चिंग पेपर अगर होगा तो बेड के अंदर मॉइस्चर अच्छा बना रहेगा, नीचे रूट जोन अच्छा ग्रो करेगा। खरपतवार आएगी तो वो उसके मल्चिंग पेपर से ऊपर नहीं आएगी। मल्चिंग पेपर होने की वजह से खरपतवार भी फसल को परेशान नहीं करेगी। और डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट में ये बहुत ही फायदेकारक होता है। जमीन से जो भी फंगस वो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब ये प्लांट बढ़ता है तो पत्तियां बहुत ऐसी फैल जाती है, तो वो जमीन पे अगर टिक गई तो वो डिजीज ऊपर आ सकता है। तो मल्चिंग पेपर की वजह से वो भी एक फायदा होता है कि डिजीज नहीं आते। तो कोई भी कैश क्रॉप की खेती आप करते हैं तो वहां पे मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कीजिए। मल्चिंग पेपर बिछाते समय एक चीज याद रखिएगा, 4 फीट चौड़ा मल्चिंग पेपर चाहिए, और लंबाई आती है 1200 फीट का, 1000 फीट का। आपके यहाँ पे लोकल मार्केट में कौन सा मल्चिंग पेपर मिलता है वो देखिए, ब्रांडेड इस्तेमाल कीजिए। और इस्तेमाल करते समय एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो मल्चिंग पेपर है इसमें से लाइट पास नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे आप टॉर्च जला के देखिए, अगर टॉर्च में से लाइट पास हो रही है तो वो मल्चिंग पेपर मत लीजिएगा, क्योंकि वो गड़बड़ हो सकता है। आजकल मार्केट में एक गलतफहमी ये फैला दी है कि मल्चिंग पेपर में से अगर लाइट पास हो गई तो वो मल्चिंग पेपर अच्छा है। वो अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि लाइट पास होनी ही नहीं चाहिए। और ऊपर का कलर, ऊपर की तरफ का कलर सिल्वर होना चाहिए, और अंदर की कलर का, अंदर की साइड जो है ब्लैक होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये ब्लैक है, ये देखिए, और ऊपर सिल्वर है। और इतना यही पेपर आप बिछाएंगे तो बहुत है। आपको सफेद पेपर की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कैनोपी बहुत बढ़ जाती है तो वैसे ही सनलाइट नीचे कम जाती है। और ये मल्चिंग पेपर दोस्तों 25 और 30 ये 2 कैटेगरी का आप इस्तेमाल करिए। 20 माइक्रोन का जाइए मत, कंपलसरी आपको बताना चाहूंगा। तो ये 4 फीट अनिवार्य है लेना, क्योंकि बेड पूरा कवर होना चाहिए। ऐसे ये देखिए जैसे यहाँ पे कवर हुआ है, ये छोटी जो नाली है यही बचनी चाहिए। 3-3.5 फीट चौड़ा बेड होना चाहिए, और बीच में जगह 2-2.5 फीट के आसपास ही रहनी चाहिए। तो ये ख्याल रखिएगा। और गर्मियों में जैसे कि अभी यहाँ पे लाइन टू लाइन 5 फीट है, बेड 3 फीट का चौड़ा यहाँ पे बनाया गया, और यहाँ पे चलने के लिए बस 2 फीट ही जगह है। बीच में चलने लायक जगह बचेगी बहुत है। बेड जितना अच्छा बनाएंगे उतनी अच्छी फसल की ग्रोथ होगी दोस्तों। यहाँ पे आइडियल बेड है, ये देखिए लगभग 1 फीट ऊंचा है। मेरा नीचे वाला हाथ देखिए और ऊपर वाला हाथ देखिए। अगर मैं ऐसे लेवल में लाता हूँ तो 1 फीट से ऊपर ही ऊंचाई यहाँ पे समझ में आ रही है, ये देख सकते हैं। और मल्चिंग पेपर दोस्तों, ये इसका एक बंडल जब आप लेने जाते हैं तो एक बंडल की कीमत होती है, अगर आप 25 माइक्रोन का लेते हैं तो 2000 से 2200, और 30 माइक्रोन का लेते हैं तो 2300 से लेकर 2700 तक अच्छे क्वालिटी का मैं बता रहा हूँ। मार्केट में 1700 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये के भी बिकते हैं। अगर मैं कहता हूं अगर आप 30 माइक्रोन का भी अच्छे क्वालिटी का बिछाते हैं 2500 रुपये का लेके, 2500 इंटो में 7 बंडल एकड़ में लगते हैं दोस्तों। 5 फीट के हिसाब से जब आप करते हैं तो 7 से 8, 17,500 मल्चिंग का हो जाता है। 5000 बिछाने का, लगभग 22,500 रुपये आपका खर्चा हो जाता है मल्चिंग का और बिछाने का। अब बिछाने के बाद उसके बाद मेन काम क्या आता है कि इसके ऊपर होल लेना। होल क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि इसमें हमें प्लांट्स लगाने। ये कल ही प्लांटेशन हुआ है। ये ज्वेलरी वैरायटी है दोस्तों, यहाँ पे लगाई है। हमारे यहाँ ज्वेलरी भी अच्छी चलती है, ये देखिए।
और ये बहुत ही आइडियल प्लांट है। मैंने अभी नर्सरी भी लाई है आपको दिखाने के लिए आइडियल प्लांट की। जब आप गर्मियों में होल लेते हैं तो 2.5 इंची का इसमें होल लीजिएगा, ताकि जो भी गर्म हवा रहती है वो बाहर पास हो जाएगी अगर गर्म होता है मल्चिंग पेपर तो। और बरसात में लीजिएगा तो 2 इंची का लीजिए, ताकि बेड गर्म भी नहीं होता और खरपतवार जो आती है वो खरपतवार भी नहीं आएगी, इसके आसपास लड़ेगी और दिक्कत नहीं करेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद जो मेन काम हमारा आता है वो प्लांटेशन। लेकिन प्लांटेशन करने से पहले हमें मल्चिंग पेपर के ऊपर होल लेना पड़ता है। तो होल लेने के लिए हम ग्लास, हमारे घर में स्टेनलेस स्टील का ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। हम जो है ब्लेड रहता है, ब्लेड से गोल काटते हैं, उसमें बहुत हमारी मेहनत जाती है। लेकिन वहाँ पे हम जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जुगाड़ क्या करना है कि आपको एक लोहे का पाइप लेना है, उसको एक सरिया लगा देना है, उसमें कोयला डाल देना है, नीचे से उसको पैक करना है, उसमें होल भी होने चाहिए। कोयला उसमें आग लगा के इसके ऊपर ऐसे हाथ रखते 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 जाना, इसके ऊपर बस वो जल जाएगा ईजीली। जब आप इसके ऊपर रखते जाते हैं तो ये मल्चिंग पेपर वहाँ पे जल जाता है और होल हो जाता है। वो होल कैसे करने हैं? आपको होल जिगजैग करने हैं दोस्तों। होल सामने सामने नहीं करने, क्योंकि प्लांट सामने सामने नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पे आप पूरा फार्म पे देखेंगे तो जिगजैग होल है, जैसे ये देखिए यहाँ पे। और ये अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 फीट का अंतर रहना चाहिए प्लांट टू प्लांट, ये याद रखिएगा। तो 1 एकड़ में आपके 8 से 8.5 हज़ार प्लांट आपको बैठाने हैं। जिगजैग ऐसे बैठ जाएंगे 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास। आपके लाइन कितनी है वो ज़रूर याद रखिएगा और उसके हिसाब से कीजिएगा। 1 एकड़ में हरी मिर्च के 8 से 8.5 हज़ार ही प्लांट लगाने हैं, ज़्यादा कम भी नहीं लगाने और 10-12 हज़ार भी नहीं लगाने हमें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आइडियल आपको दिखाना चाहूँगा। ये लाइन यहाँ पे लंबी 375 फीट है। भाई उधर भी दिखा देना, 375 फीट लंबी लाइन है। और यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल किया गया है वो 20 mm का ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि 375 फीट लंबी लाइन, वो बीच से भी सबलाइन नहीं डाला, एक साइड से सबलाइन डाला है। मैं फटाक से आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 2.5 इंची का सबलाइन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मेन लाइन उनकी 3 इंची की आई है। ये बार बार मैं इसलिए एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपसे ये गलतियाँ ना हो। लंबा उत्पादन लेना है, लंबा कैश कमाना है अच्छा, तो ये करना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 2.5 इंची का पाइप है। ये 2.5 इंची के पाइप के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे वॉल भी लगा दिए हैं। ये वॉल इसलिए कि ये देखिए पानी इसमें से आगे जाता है, क्योंकि कहीं अगर मान लीजिए किसी और खेत में हमें पानी देना और इसको डायरेक्ट वॉल भी नहीं लगाना, तो छोटे छोटे जैसे चाबी लगाई जाती है। जैसे वो वाले खेत में सीधा पानी यहाँ से लेके गए हैं और नीचे भी मिर्ची है, टमाटर निकाल के उसमें मिर्च लगाया है। वही फिर बात आ गई कि एक बेड पे 2 फसल लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के अनुसार एक बेड पे 2 फसल प्लीज़ कोशिश मत कीजिएगा। छोटी फसल है, मान लीजिए शिमला मिर्च, हरी मिर्च के बाद आप गोभी, पत्ता गोभी ये ले सकते हैं, चलेगा। छोटी फसल है। हरी मिर्च निकालने के बाद आप खीरे की फसल ले सकते हैं। खीरे की फसल 90 दिन 100 दिन की है, वो भी हमारे कैश क्रॉप में हमने उसका भी वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्लांटेशन कैसे करना है, उसके लिए हमें नर्सरी कैसे रिक्वायरमेंट रहती है। ये देखिए, ये मैंने नर्सरी लाई है दोस्तों। ये जो मैंने लाई है ये सिजलिंग हॉट है। ये देखिए ऐसे इसके रूट्स तैयार होने चाहिए। फिलहाल तो जैसे मैंने एक आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, ऐसे गोल वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉइलिंग है ये कॉइलिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है ये वाले ट्रे में, गोल वाले में। तो ये वाला ट्रे अवॉइड कीजिए नर्सरी से जब आप लाते हैं तो। खास करके मैं जो मेजर गलतियाँ होती है वो दिखाने के लिए एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वो आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ट्रे मत इस्तेमाल कीजिएगा, इतने ज़्यादा जड़ें नहीं चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ठंडी की वजह से इसकी हाइट नहीं बढ़ी है और ग्रोथ नहीं हुई है, और ये देखिए जड़ें कैसी हो गई है। ऐसी जड़ें अगर होंगी तो नुकसानदायक है, क्योंकि ये कॉइलिंग हो चुका है एक्चुअली। ये देखिए नीचे इसके, अगर मैं इसमें पूरा अगर बाहर निकाल के दिखाऊँ तो पूरा कॉइल ही निकल जाएगा मेरे हाथ में। ये देखिए ये ऐसे होना चाहिए प्लांट, यहाँ पे कॉइल नहीं है कोई। ये देखिए, तो ये इसकी कीमत होती है दोस्तों 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक। अलग अलग वैरायटीज़ आती है कंपनियों की, उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक ये मिलता है। अगर 8,000 आप प्लांट लाते हैं तो लगभग मान के चलिए 12,000 रुपये आपका ये नर्सरी में खर्चा हो जाएगा। और ये नर्सरी जब आप लाते हैं तो कितने दिन की लगानी चाहिए? 25 दिन से लेकर 32 दिन तक आप ये नर्सरी लगा सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि गर्मियों में थोड़ा सा ये जो कोकोपीट का ट्रे है ये 126 वाला है, ये 70 वाले में बना के लीजिए, या उससे भी 80-90 वाला भी होगा या 100 वाला होगा, उसमें बना के लीजिए। 126 में बना के लेंगे तो इसमें जड़ों को खेलने के लिए जगह नहीं होगी। और गर्मियों में लगाते हैं तो 28 दिन की, 27 दिन की आप बड़ी नर्सरी लगाते हैं तो भी चलेगा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए इससे भी बड़ी है जो लगाई है। जैसे कि मैं ये वाला प्लांट दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखिए दोनों में कितना अंतर है। देखिए ये बड़ा है, नाजुक है, ये वाला कोमल है। जो यहाँ पे लगाया गया है ये नर्सरी एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट आपको निकाल के भी दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसकी जड़ें स्टार्ट भी हो चुकी है हल्की हल्की 1 दिन के अंदर ही। और इसकी जो ये है ऐसे नाजुक रहना चाहिए और ऐसा प्लांट होना चाहिए। देखिए फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ,
मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर से लग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात यही थी इसमें कि आपको जब भी नर्सरी लगाना है, बरसात में जून जुलाई में प्लांटेशन करते हैं तो 27-28 दिन की नर्सरी लगाइए आप, कम से कम 25 से 27 दिन की। और गर्मियों में जब भी आप लगाते तो 30 दिन के आसपास लगाइए। कोकोपीट में जब ये प्लांट उगते हैं दोस्तों, 2-2, 3-3 दिन का अंतर से भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आपको दिखाई देगा। अगर आपके आसपास नर्सरी नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। 100 ट्रे का ऐसा होल का ट्रे आप ले सकते हैं। नीचे ये नहीं रहना चाहिए, नीचे ऐसे चौकोन वाला रहना चाहिए, गोल में कॉइलिंग होता है, वो ट्रे लीजिए आप। उसके बाद आप नारियल का कोकोपीट मिलता है मार्केट में, वो लीजिए, इसमें मिक्स कर दीजिए, इसको हल्का मॉइस्चर मेंटेन कीजिए कोकोपीट का, उसमें बीज डालिए, बीज डालने के बाद उसको रैप कर दीजिए 4 दिन के लिए। जब अंकुरन हो जाएगा तो शेडनेट हाउस में रखिए। लगभग आपको 90 से 95% जर्मिनेशन मिलेगा। पहली बार आप करते हैं, नर्सरी बनाते हैं, तो अब शायद आपको जर्मिनेशन 30-40% मिलेगा। लेकिन आप कोई भी खेती करने से पहले अगर आपके पास आसपास नर्सरी नहीं है तो थोड़े से बीज आप मंगवाइए, किसी जो कंपनी का आपको लगाना है उसका ट्रायल लीजिए, आप सीखिए नर्सरी कैसे बनाया जाता है। 1-2 बार आप फेल होंगे, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप नर्सरी अच्छी बना पाएंगे। क्योंकि नर्सरी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि ये 100 ट्रे का है, 100 में से 90-95 तो हमें उगने चाहिए बीज। अभी यहाँ पे सारे उगे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस नर्सरी है हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे, तो उनको आदत हो चुकी है एक बराबर कैसे उगाना है, क्योंकि एक बराबर मॉइस्चर रहना होता है। और ये नर्सरी जो बनती है शेडनेट में बनती है। जब भी आप इस नर्सरी को आपके फार्म पे लगाना है, उसके 2 दिन पहले हार्डनिंग करना होता है दोस्तों। हार्डनिंग यानी कि इसको धूप में रखना पड़ता है, नॉर्मल क्लाइमेट में 2 दिन रहेगा, उसके बाद हमें प्लांटेशन के लिए लाना होता है यहाँ पे। और एक ज़रूरी बात कि जब हम इसका प्लांटेशन ऐसे प्लांट लेते हैं, प्लांटेशन सिंपल तरीके से होता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक होल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे ऐसे इसको ढीला किया जाता है, और ढीला करने के बाद इस प्लांट को ऐसे लिया जाता है और ऐसे यहाँ पे मिट्टी, ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी नहीं जानी चाहिए इसके कॉलर पे, नहीं तो कॉलर रॉट डिसीज़ बहुत परेशान करता है। नॉर्मल ऐसे सेट कर देना यहाँ पे, नीचे खोखला नहीं रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बांस से, बाम्बू से हम बड़ा सा होल लेते हैं, नीचे खोखला रहता है और ऊपर ही प्लांट रख देते हैं। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। और यहाँ पे हम प्लांट ऐसे लगा दिया, दोनों तरफ से मिट्टी खींच लिया और हाथ से ऐसे दबा देना है ताकि जड़ें वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो ऐसे प्लांटेशन करना है। जो आपके पास लेबर प्लांटेशन के लिए आएंगे उनको आप सिखाइए, उनको ये स्किल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी पूरी, आपका पैसा चला जाएगा। क्योंकि आपने अभी तक इतनी तैयारी की है, खेत तैयार किया है, लेकिन आपने प्लांटेशन ही गड़बड़ कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। अब मैं मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। आप जब नर्सरी लाएंगे 2 दिन धूप में रख के हार्डनिंग करके लाएंगे यहाँ पे, लेकिन खेत में लगाने से पहले ये जो ट्रे है दोस्तों, इस कोकोपीट के अंदर अलग अलग प्रकार के फंगस होते हैं। वो फंगस प्लांट के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है कि ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास बेटर रहेगा। आपको 1 लीटर में 5 ml लेना है, यानी कि एक बकेट लेना है 30 लीटर का, 30 लीटर में 150 ml सुडोमोनास डालना है और इस ट्रे को डुबो के निकालना है। यहाँ आधा डुबोगे तभी चलेगा, पूरा मत डुबोइएगा पत्ती से। ऐसे ट्रे को डुबोइएगा और बाहर निकाल दीजिए 2-3 सेकंड के अंदर। ये कोकोपीट के अंदर सुडोमोनास बैठ जाएगा। वैसा सिस्टम नहीं कर पाएंगे तो पीट वाले पंप में आप दवा भर लीजिए, 100-150 लीटर दवा बना लीजिए। दवा बनाने के बाद उसके ऊपर सीधा सुडोमोनास छिड़क दीजिए, नीचे से सुडोमोनास निकल जाएगा और आपके कोकोपीट में सुडोमोनास रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो कोकोपीट से या जमीन से फंगस आता है, फफूंद आता है, वो परेशान नहीं करेगा। सुडोमोनास एक जीवाणु है दोस्तों, बैक्टीरिया है, फफूंद है एक प्रकार का। वो फफूंद जो है अच्छा वाला फफूंद है सुडोमोनास, आपकी जमीन के लिए फायदेकारक होता है, प्लांट के लिए फायदेकारक होता है। तो उसका जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा और ये नर्सरी ट्रीटमेंट करके लगाइएगा, वो बेहतर होगा दोस्तों। अब ऐसे पूरा आपका लगा के हो गया सिंपल तरीके से। एक इंपॉर्टेंट टिप आपको बताना रह गया दोस्तों कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं दोपहर के 2 से 3 बजे के बाद आप स्टार्ट कीजिए। आपको 1 एकड़ में 8,500 प्लांट लगाने हैं तो 8 से 10 लेबर लगेंगे। वो भी 2 बजे स्टार्ट करेंगे, 6-7 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आधा 1 घंटा पानी दीजिएगा ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहेगा आपके सॉइल का, क्योंकि आपने सॉइल वहाँ पे हिलाई होती है जब आप प्लांट लगाते हैं इस सरिया से, तो इसकी वजह से सॉइल हिली होती है। तो वहाँ पे आप 1-1.5 घंटा पानी देंगे तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। उसके बाद 12 घंटा कंटिन्यू छाव रहेगी, तो 12 घंटे में आपको आपके प्लांट को सेट होने में बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी देखिए सेट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा पास लगाया है, ऐसा नहीं करना है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करके ही लगाना है। जब हम लगा देते हैं तो इसके बाद हमें अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि ड्रेंचिंग यानी कि क्या है, पीठ के ऊपर एक पंप हमें लेना पड़ता है, पंप में हमें दवा भरनी पड़ती है और इसको देनी पड़ती है, दवा या फर्टिलाइजर। पहला ड्रेंचिंग हमें क्या देना है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताता हूँ। पहला ड्रेंचिंग दोस्तों आपको देना है 19-19 ह्यूमिक एसिड
और ट्राइकोडर्मा। ये 3 ड्रेंचिंग आप पहला ड्रेंचिंग करते हैं। प्लांट लगा देने के बाद 3 दिन कुछ नहीं करना है, 3 दिन के बाद पहला ड्रेंचिंग देना है। इसलिए देना है 3 दिन प्लांट को शांति से सेट होने देना है। जब जड़ें उसकी बढ़ने लगेगी तो जमीन के अंदर का फंगस है प्लांट को परेशान करने लगेगा, तो वहां पे हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है। ट्राइकोडर्मा से क्या होगा कि जो फ्यूजेरियम है, कॉलरॉट है या निमेटोड है, उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा से कंट्रोल मिलेगा। ह्यूमिक एसिड जड़ों के लिए अच्छा रहता है। और 19-19 ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की तीनों की ग्रेड है। ये हम दे देंगे पहला ड्रेंचिंग, तो हमारा पौधा वहां पे सेट होने लगेगा। दूसरा ड्रेंचिंग आपको फिर क्या करना है दोस्तों, कम से कम 4-5 दिन रुकना है। फिर उसके बाद हमें देना है 1261 दे सकते हैं। उसके साथ फिर आप सुडोमोनास दीजिए, जहां पे फिर से आपको फंगस के लिए आप दे सकते हैं 1261 सुडोमोनास। और फिर से उसमें आपको अगर ह्यूमिक एसिड देना है तो ह्यूमिक एसिड दीजिए। क्लाइमेट के अनुसार आप एमिनो एसिड भी दे सकते हैं। 2 ड्रेंचिंग करेंगे तो बहुत है दोस्तों, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 8000 प्लांट में आपको प्रति प्लांट अगर 50 ml पानी आप लेते हैं तो 400 लीटर पानी दोस्तों आपके फार्म के लिए बहुत हो गया। मैं कहता हूं 500 ले लीजिए, बराबर सारे प्लांट्स को जो है 50-50 ml हर उसके जड़ों के ऊपर, जो हमारा स्टेम होता है उसके ऊपर से डालिएगा। 2 ड्रेंचिंग बहुत है। मार्केट में ये गलतफहमी है फंजीसाइड का, जैसे कि मैनकोजेब, कार्बेंडिज्म, या महंगे महंगे जो फंजीसाइड होते हैं वो डालो, वो मत डालिएगा। फंजीसाइड जमीन के लिए रिकमेंड नहीं है दोस्तों। अगर ज्यादा दिक्कत होती है, एक्सट्रीम लेवल की आपकी जमीन खराब हो गई है, तब जाके आप कॉलरॉट के लिए कैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति लीटर 1 ग्राम के हिसाब से, या अन्य बहुत सारे फंजीसाइड से उसका इस्तेमाल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करना है, एंड पे। अगर शुरुआत में ही आप अगर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जमीन में दे रहे तो आपकी जमीन 100% खराब हो जाएगी। वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं है दोस्तों। जमीन के अंदर एक अलग दुनिया है। वो दुनिया में जो है बैक्टीरियाज है, अलग अलग जीवाणु है, वो जीवाणु अपना काम करते रहते हैं। न्यूट्रिशन के बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया, खराब वाले बैक्टीरिया, उनका सिस्टम उनके अंदर जब चलता रहेगा तो फसल अच्छी ग्रोथ रहेगी। और उनका सिस्टम अच्छे चलने के लिए हमें अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। इसी बात पे मैं आपको तुरंत बताता हूँ इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए ड्रिप 100% चाहिए। इसको हफ्ते में 2 बार पानी लगेगा सॉइल के अनुसार। हफ्ते में 2 बार पानी लगेगा, एक बार 4 लीटर देना है, दूसरी बार भी 4 लीटर देना है। ऐसा पहला महीना लगेगा। दूसरा महीने में जब फ्लावरिंग होता है तो उस टाइम पे आपको साधारण 1 से 2 लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा। डिपेंड करता है मॉइस्चर के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे देखिए हल्की मिट्टी की जमीन है और यहाँ पे बहुत सही मॉइस्चर यहाँ पे इन्होंने मेंटेन रखा है। अगर मैं हाथ में ऐसे दबाता हूँ, ये देखिए, तो अभी 50% का मॉइस्चर है यहाँ पे। इतना मॉइस्चर बहुत है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। कीचड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कीचड़ नहीं है। कीचड़ कभी नहीं करना है। कीचड़ आपने किया तो जमीन के अंदर के जो रूट्स है वो स्टक हो जाएंगे, उसमें ग्रोथ नहीं करेंगे, वो रूट्स काले पड़ जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन में रखना है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे फेवरेबल कंडीशन में अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है। अगर हम -50 डिग्री पे ऐसे कपड़े पे जाएंगे तो नहीं जमेगा। हमें अच्छे कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। हमें अगर आग में झोंक दिया तो हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। आग में अगर अच्छे कपड़े, हम जो आग वाले कपड़े पहन के जाएंगे तो वहाँ पे हम खड़े रह सकते हैं, देख सकते हैं सब। वैसे ही फसल के लिए, जड़ों के लिए वैसे फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। ऊपर से कंडीशन चेंज होती है तो वैसे हमें काम करना पड़ता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन अगर 12 महीने में, देखिए 12 महीने में मैं बोल रहा हूँ, अगर 2-3 महीना बारिश का सीजन होता है उस टाइम पे आपको पानी कम देना पड़ेगा, क्योंकि इस होल से पानी उसको जाता रहता है और बीच से पानी बहता रहता है। तो ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अगर मीडियम बारिश होती है तो आपको हमेशा मॉइस्चर चेक के पानी देते रहना है। अगर आपको पानी देने में दिक्कत आती है तो आप सॉइल सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसर्स भी मार्केट में बहुत प्रकार के बिकते हैं, लेकिन उसकी मुझे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही। लेकिन अगर आप फार्म पे नहीं हो, कभी कभी आते हो, तो आप जरूर डालिए, सीखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पे सच में काम के लिए जरूरी है टेक्नोलॉजी, वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। अब आपको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है और फालतू में आप ट्रैक्टर लेके पैसों को बर्बाद करें तो जरूरत नहीं है। आपके पास 2-3 एकड़ खेती है बस, और आपका भाड़े पे हो जा रहा है खेती, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे जरूरत है वहीं पे पैसा हमें खर्चा करना है। एक चीज नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं इसके बाद बताता हूँ आपको इरिगेशन के बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हरी मिर्च के लिए। जब शुरुआत में हमने 2 ड्रेंचिंग दे दिया, दोनों ड्रेंचिंग में हमारा पहले 19-19 जा रहा है, फिर 12-61 जा रहा है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की ग्रेड्स है दोस्तों। 15 से 20 दिन के बाद हमें न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देना है, तब तक इसकी जड़ें सेट होने देना है। 15 से 20 दिन के बाद हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें, जब प्लांट छोटा रहता है तो 19-19 देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। उसके बाद हमें क्या देना है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तो हमें 12-61 देना है। फ्लावरिंग के पहले थोड़ा सा, जब स्प्राउटिंग होने लगता है 12-61। प्रॉपर फ्लावरिंग में प्लॉट होता है तो हमें 13-40-13 देना है प्रति एकड़। एक टाइम पे ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप 5 किलो दे सकते हैं। ऑलरेडी हमारे जमीन में हमने जमीन के अनुसार बेसल डोज डाल दिया है, गोबर का खाद डाल दिया है, वर्मी कंपोस्ट हम अगर डालना चाहते तो डाल सकते हैं। उसके अलावा ये अलग से डायरेक्ट जो बना
खाद है दोस्तों, ये फर्टिलाइजर से वाटर सोल्यूबल, इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये रेसिड्यू फ्री है, जमीन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्रोथ के लिए उसका अन्न है। लेकिन वो भी हमें एक दायरे में खिलाना है, क्योंकि 7-8 महीने में फसल चलानी है, तो हमारे ज़मीन में जो कमी है जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो उसके हिसाब से हमें चलना है। लेकिन फसल को भी स्टेज वाइज अन्न द्रव्य लगते हैं, वो हमें देते रहना है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले 19-19, फिर 12-61, उसके बाद 13-40-13, फिर क्या करना है कि 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट हमें देना पड़ता है। फिर हमें जब मिर्च बड़ा होता है तो हमें 0-52-34 देना है, फॉस्फोरस और पोटैश। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश ये प्राइमरी न्यूट्रिशन है, ये सबसे ज़्यादा लगते हैं फसल को। उसके बाद सेकेंडरी जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है, ये उससे कम लगता है। उससे भी कम लगता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, बोरान, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये उससे भी कम लगता है। और ये हमें मार्केट में क्या सिखाया है कि इसका बहुत इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल नहीं करना। महीने में एक बार अगर आधा किलो 1 एकड़ में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट आप दे देते तो बहुत है दोस्तों। कैल्शियम आप महीने में 1-2 बार दे देते फसल को तो मिर्च टेढ़ा नहीं होगा, सीधा रहेगा। कैल्शियम आप 2 किलो 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन फॉर्म में वो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट एक बार ही, जैसे मैंने कहा, आपको देना है। ऊपर से अगर क्लाउडी वेदर है तो क्लाउडी में क्या होता है कि फसल अपना खुद का अन्न द्रव्य बना नहीं पाती है, तो उस टाइम पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट या एनपीके ऊपर से स्प्रे करके देना है, तो वहां पे वो डायरेक्ट हमारा फूड जाएगा। इसके अलावा अमीनो एसिड भी हम दे सकते हैं, अमीनो एसिड एक बना फूड है, वहां पे डायरेक्ट दे सकते हैं दोस्तों। सीविड है, सीविड भी बना फूड है, सीविड दे सकते हैं। ब्राउन सीविड, ब्लैक सीविड अलग अलग मार्केट में मिलते हैं, 1000 रुपए लीटर, 900 रुपए लीटर मिलते हैं, तो ये 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में जो अलग से मिलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR, इसका बहुत अभी मार्केट चल रहा है, बेच रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं। और हम किसान को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमें लिमिट में इस्तेमाल करने हैं, ये करने ही नहीं है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है, NPK लगता है, सेकेंडरी लगता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट लगता है, उसके अलावा कभी कभी सीविड लगेगा या अमीनो एसिड लगेगा। इसके अलावा हमें जो तामझाम मार्केट में बहुत सारा आता है, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, हमें स्टेज के अनुसार फर्टिलाइजर्स देने हैं। दोस्तों अगर कोई भी वैरायटी है, उसके कैरेक्टर, उसके अगर आप समझ गए, उसका कैरेक्टर समझने के बाद उसको फर्टिलाइजर्स देते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको कोई स्केड्यूल नहीं दे सकता इसका, क्योंकि डिसीज पेस्ट का और फर्टिलाइजर्स का कोई स्केड्यूल नहीं रहता। जैसे हमारे ज़िंदगी में है, खाने का कोई स्केड्यूल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक प्राइमरी फिक्स होता है, जैसे दाल, रोटी, चावल, ये फिक्स होता है। वैसे इस फसल का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश फिक्स होता है। उसके अलावा कभी कभी हम अनार खा लेते हैं, कभी कभी एप्पल खा लेते हैं, वैसे ही है माइक्रोन्यूट्रिएंट कभी कभी सेकेंडरी। ऐसे इतना इजी एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये आपने नहीं किया तो आप कैसे 8-10 महीना फसल चलाएंगे। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की ग्रेड्स आपको सीखनी पड़ेगी। आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा, इधर उधर डेटा सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। मैंने भी आपको बताया ग्रेड्स, ये वाटर सोल्यूबल ग्रेड्स मार्केट में जो है 25 किलो की एक बोरी, कोई बोरी मिलती है 2000 की, कोई 2500 की, कोई 3000 की, कोई 5000 की, अलग अलग रेट्स है मार्केट में। जो सस्ता मिलता है, असरदार है, वो हमें फर्टिलाइजर्स ला के छोड़ना है। और एक चीज याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जमीन को एसिडिक की तरफ लेके जाते हैं, तो वहां पे हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते समय हमें ये ध्यान देना है कि साल में 1-2 बार हमें जमीन में जिप्सम का इस्तेमाल करना है, गोबर का खाद इस्तेमाल करना है। नहीं तो हम वाटर सोल्यूबल ढेर सारा इस्तेमाल करेंगे, हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। दोस्तों ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स बने हैं, ये जो है इजराइल में बने हैं। इजराइल की ज़मीन उपजाऊ नहीं है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे उनको ज़रूरत थी डायरेक्ट फूड देने की, तो उन्होंने बनाए हैं। हमारे ज़मीन के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ वैसे आपको सही बात बताऊँ मैं, हमारी जो नॉर्मल ग्रेड आती है 24-24 नाइट्रोजन, फास्फोरस, DAP 18-46, 10-26-26 NPK जो आता है, उसका इस्तेमाल करके भी हम फसल ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें प्रैक्टिसेस लगते हैं, हमें सीखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा डेप्थ में आइएगा और इसको सीखिएगा। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैश क्रॉप में सारे फसलों के लिए आपको आपके सॉइल के अनुसार, आपके क्लाइमेट के अनुसार, आपके वातावरण के अनुसार आपको करना पड़ेगा, आपके ज़मीन के अनुसार। सारी चीज़ें डिपेंड्स ऑन आपके फील्ड के अनुसार होती हैं और आपके काम के अनुसार वो उत्पादन आएगा। दोस्तों मैं इतनी सारी चीज़ें जो है इतने जद्दोजहद से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे खेती में जो है नॉलेज की बहुत कमी है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करने जाते हैं, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं है, क्योंकि जो किताबी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो इसके लिए हमें क्या है कि हम फार्मर्स को कम्युनिटी में आना पड़ेगा। कम्युनिटी में आएंगे तो एक दूसरे से नॉलेज शेयर होगा, हम तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस वहाँ पे निकाल सकेंगे। उसके अलावा एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, दोस्तों स्थिरता चाहिए हमें एक साल में 10 लाख मिला और दूसरे साल में 10 लाख माइनस हो गया, ऐसा नहीं है। हमें एक स्थिरता चाहिए हम फार्मर को, और ये स्थिरता लानी है तो हमें ये सारी चीज़ों पे बहुत ही डेप्थ में काम करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको फार्मिंग डिटेल में SOP इसकी बता ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ जो अभी मैंने बताया
एम्पावरमेंट, कम्युनिटी और सस्टेनेबिलिटी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, हमें अगर आगे अच्छे से बढ़ना है तो। हरी मिर्च आपको अगर 8 महीना 10 महीना चलाना है और लंबा उत्पादन लेना है तो एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है तार बास पेट वायर का पंडाल। तो उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा, बहुत ही फास्ट तेजी से बताता हूँ तुरंत। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि ये प्लांट जो है बड़ा होता जाता है, फैलता जाता है, उसके लिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तार बास पंडाल अभी मैंने जो बताया आपको, इसको सपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, पंडाल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बहुत ही लो बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और ये चलता है एक्चुअली दोस्तों लंबे समय तक। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे खूंटी मार लिए, ये देखिए 16 mm का रॉड डाल दिया, ये डाल देना है। यहाँ पे खूंटी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हरी मिर्च का ज़्यादा लोड नहीं होता है, जैसे टमाटर का लोड होता है, शिमला मिर्च का लोड होता है, वैसे यहाँ पे लोड नहीं होता है। इस खूंटी से ये 2 mm का पेट वायर लिया है। ये पेट वायर जो है 100 रुपये किलो होता है। 1 एकड़ में आपको 10 किलो लगेगा, 1000 रुपये इसका लगेगा। इसके बाद आपको ये बांस लगेंगे। ये बांस अगर आप 6 फीट का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको साधारण 600 से 700 बांस लगेंगे प्रति एकड़। आप एक बांस 15 फीट पे डालते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड नहीं रहता है। 600 से 700 बांस का आपका हो जाएगा। अगर एक बांस अगर 20 रुपये को, हमारे यहाँ पे 6 फीट का 25 रुपये के आसपास 6 फीट का मिलता है। अगर मैं यहाँ पे 600 × 25 करता हूँ दोस्तों, मैं मेरे यहाँ का सारा खर्चा आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 15,000 के बांस हो जाएंगे, 1000 का पेट वायर हो जाएगा। ये 2 चीज़ आपको लगेगी। फिर ये इस पेट वायर को यहाँ पे लपेट लेना है ऐसे, और सीधा एक लाइन से पेट वायर को खींचते उस एंड तक जाना है, और उस एंड में फिर से एक बार लोहे का सरिया ठोक देना और वहाँ पे कनेक्ट कर देना, और ये ऐसे हिला होना चाहिए ये तार। ये देखिए यहाँ पे ये तार पहले मार लिया, जैसे उस साइड में मारा गया है वो देखें। और यहाँ पे अभी देखिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बंधाई का काम भी चल रहा है। तो दोस्तों ये बंधाई का काम यहाँ पे कैसे चल रहा है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट है ना, इस प्लांट के जो मेन स्टेम है, ये देखिए यहाँ पे मेन स्टेम के बीच में जो है ऐसे गोल रस्सी यहाँ पे किया, और गोल रस्सी लेके सीधा जो है ऊपर यहाँ पे बांध दिया। ये देखिए एक रस्सी यहाँ पे बांध दिया, तो ऐसे बांध के इसको टाइट रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे बस बांध दिया। बांध देने के बाद ये काम हो गया। पहली बंधाई जो है 20 से 25 दिन का जब प्लांट हो जाता है तो आप पहली बंधाई कर दीजिएगा। दूसरी बंधाई में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्लांट एक रस्सी के सपोर्ट सहारे बस टिका रहता है। अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार मैंने देखा है कि एक बंधाई पे 8-8 महीना फसल चला है दोस्तों। इसकी बंधाई ज़रूरत के अनुसार होती है। पहले बंधाई में आपको लेबर लगेंगे 10 लेबर के 3,500-4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। ये सुतली जो है आपको लगेगा लगभग 10 से 15 किलो के आसपास एक बार बंधाई के लिए। उसके बाद आप ज़रूरत के अनुसार ही बांधिएगा। आपको लगता है कि दोनों लाइन बीच में आ गई है, लड़ रही है, आपको बांधना ज़रूरी है, तभी बांधिएगा, अन्यथा खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और टोटल अगर आपका खर्चा इसमें देखा जाए तो दोस्तों, बांस का हो गया हमारा, हमने जैसे हिसाब मारा था 15,000 रुपये, इसका 1,000 रुपये 16,000, इसका 1,000 17,000, मैक्सिमम 20,000 में टोटल लगा के बंधाई करके आपका हो जाएगा। और इसमें बांस और सरिया आप 4 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट वायर आपको हर फसल पे बदलना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बंधाई का खर्चा इसमें कम है, लेकिन काम का बहुत है, ये बहुत ही फायदेमंद है। जब हवा चलती है ज़ोरों से तो प्लांट नीचे नहीं गिरेगा, मिर्च में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लांट सीधा खड़ा रहेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसकी ग्रोथ रहेगी, उसमें मिर्च अच्छे लगे रहेंगे। तो ये फ़ायदे ही फ़ायदे दोस्तों, नुकसान नहीं है। तो ऐसे टेक्निक्स हमारे खेती के अच्छे करते जाना है, और अच्छे टेक्निक्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल तरीका है, सिंपल वे से करना है। जितना हम सिंपल रखेंगे, ईजी रखेंगे, उतना हमारे लिए खर्चा कम होगा। लेकिन हम जितना हेवी लोहा ये वो करने जाएंगे, बहुत बार मैंने देखा है कि ग्रो करने को नहीं जमता और बाकी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो नहीं, हमें ज़्यादा फोकस करना है हमारे फसल के ऊपर, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा करना है। ऐसे पंडाल करूँ क्या, वैसे पंडाल करूँ क्या, ये दिमाग लगाऊँ क्या, नहीं लगाना। तो कैश क्रॉप सीरीज़ में मैं आपको ईजी ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पंडाल का सिस्टम बस इतना ही है और इतना ही रखना है। हरी मिर्च में हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है थ्रिप्स। पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही छोटा कीट होता है दोस्तों, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगर हम हमारे फार्म पे येलो ट्रैप और ब्लू ट्रैप अगर लगा देंगे तो हमें उसके ऊपर चिपका हुआ दिखेगा। तो मॉनिटर करने के लिए आप येलो और ब्लू ट्रैप जरूर लगाइएगा। साथ में फार्म के चारों तरफ से बाउंड्री करिए। आप मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा की खेती कीजिएगा, उसके ऊपर भी वो कीट आते हैं, और आने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा कीट है। ज़्यादातर हरी मिर्च में जो है ब्लैक थ्रिप्स आपको बहुत परेशान करेगा। थ्रिप्स में अलग अलग
प्रकार होते हैं दोस्तों, येलो होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक थ्रिप्स होता है। ये थ्रिप्स के ऊपर ना हमने डिसीज एंड पेस्ट सीरीज में बहुत ही डेप्थ में एक वीडियो बनाया है, वो जाके हमारे चैनल पे आप देखिए। डिसीज एंड पेस्ट सीरीज का एक एपिसोड है केवल थ्रिप्स के ऊपर, 10-15 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं अभी हरी मिर्च के ऊपर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। थ्रिप्स जब आता है तो ये सकिंग पेस्ट है, जो नया स्प्राउटिंग होने वाली पत्ती है उसके ऊपर सकिंग करता है और पत्ती वहां पे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो वो थ्रिप्स है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और फूलों के अंदर ब्लैक थ्रिप्स आपको ज्यादातर दिखेगा और येलो भी थ्रिप्स दिखता है। तो इसको कंट्रोल जो है शुरुआत से आपको करना पड़ता है। जैसे मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, जब आप प्लांट लगा देते हो पहले 3-4 दिन, आपको 5 दिन कोई स्प्रे करना नहीं है। जब प्लांट सेट हो जाता है उसके बाद हमें स्प्रे करने होते हैं, लेकिन गाफिल मत रहिएगा, मतलब कि ऐसे पूरा छोड़ दीजिए 10-15 दिन, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो अब वहां पे करना क्या है कि शुरुआत में हमें जो है इमिडाक्लोरोपिड थ्रिप्स के लिए काफी अच्छा कंट्रोल करता है। तो 1 लीटर पानी में 0.50 ml से आप ले सकते हैं। 100 लीटर पानी में 50 ml यानी आधा ml से हो गया दोस्तों। उसके अलावा उसमें नीम ऑयल आप ले सकते हैं, एज़रएक्टिन 10,000 ppm का 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है। उसके साथ साथ आप बिविरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, ये जीवाणु है दोस्तों, अगर आप केमिकल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इफिशिएंसी और बढ़ जाती है। और जी हाँ, इसको साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने किया है, मैंने टमाटर में इस्तेमाल किया है, शिमला मिर्च में किया था, हरी मिर्च में किया था। तो आप इसका जरूर तीनों का कॉम्बिनेशन कीजिएगा, बिविरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम, इमिडाक्लोरोपिड और नीम ऑयल का, तीनों का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कीजिएगा। उसके बाद 3 दिन कोई स्प्रे नहीं देना है। 3 दिन बाद फिर आप दोस्तों डाइथोमेट यानी कि रोगर जिस नाम से आता है उसका प्रति लीटर शुरुआत में 1 ml का इस्तेमाल कीजिए। उसमें फिर नीम ऑयल डालिए, फिर बिविरिया मेटाराइजम वर्टिसिलियम डालिए, फिर स्प्रे कीजिए। ऐसे जो अलग अलग केमिकल्स आते हैं दोस्तों थ्रिप्स के लिए, वो आप लीजिएगा, लेकिन उसका रेसिड्यू देखिएगा। हरी मिर्च जो है 60 दिन बाद हार्वेस्ट होती है और शुरुआत के 30-35 दिन हमें इसमें बहुत ध्यान देना है। तो जो भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं उसका रेसिड्यू कितना दिन है, लेकिन उसका अंश फसल में कितना दिन रहेगा, वो हमें जब केमिकल लेते हैं उसके बोतल के ऊपर देखना है। 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो 60 दिन से पहले वो अंश निकल जाना चाहिए। उसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है दोस्तों। और जब हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है उस टाइम पे भी हमें कम से कम जो रेसिड्यू है उन्हीं दवाइयों का स्प्रे करना होता है। तो वो कैसे होगा, दुकानदार के पास आप जाते हैं, थ्रिप्स की दवा मांगेंगे तो उस बोतल के ऊपर लिखा रहता है चिली के ऊपर चलेगा कि नहीं, और उसका आगे डे भी लिखा रहता है कि कितना दिन का उसका अवधि है अंश खत्म होने का। तो ये याद रखिएगा, नहीं तो आप तूफान दवा लाएंगे और तूफान इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। एक दवाई मैं आपको बताता हूँ जो लेटेस्ट में भी काफी अच्छे है उसके रिजल्ट्स, एक्सपोनस, BASF का एक्सपोनस इस्तेमाल करेंगे और उसमें फॉस्फेट मिक्स करके दवा छिड़काव करेंगे, उसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और भी बहुत सारे मार्केट में केमिकल्स दोस्तों आ गए हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी BASF की कंपनी का नाम लिया, उसके अंदर एक्सपोनस के अंदर अलग तरीके के मोलेक्यूल है, बहुत लंबा नाम है, अभी स्क्रीन पे मैं डाल दे रहा हूँ। तो वो केमिकल के नाम आपको याद रखने हैं, सारे ब्रांड अलग अलग होते हैं। तो आप कोई भी दवाई लेने जाते हैं तो ब्रांड 10 दिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ही केमिकल हो सकता है। तो वहां पे जो सस्ता है वो केमिकल लीजिएगा और वो छिड़काव आप करिएगा। तो थ्रिप्स को आपको कंट्रोल करना है तो आपको पहले 40 दिन बहुत फोकस से ध्यान देना पड़ेगा, ट्रैप भी लगाने पड़ेंगे, मॉनिटर भी करना पड़ेगा, केमिकल को रोटेशन में रखना पड़ेगा। एक ही केमिकल आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो पेस्ट भी, वो रेजिस्टेंट मतलब तैयार हो जाता है उसके अंदर, और वो रेजिस्टेंट उसके अंदर तैयार हो गया तो वो कभी नहीं मरेगा, आपके फार्म पे वैसे ही रहेगा जब तक फसल चालू है तब तक। तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमेशा चुमड़ी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ी फसल ही आपको दिखेगी। इसके बाद दोस्तों क्या आपको ज़्यादा परेशान करता है, मैं थोड़ा मेरी नोट्स लेके आपको फटाफट से बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। फ्रूट रॉट आपको ज़्यादा परेशान करता है, कोमल टहनिया के सिर सूखने लगते हैं, सिरे आगे के संक्रमित टहनिया भी छोटे छोटे काले डॉट्स आ जाते हैं। और दोस्तों ये जो पौधे वीक है ना उसके ऊपर आपको ये ज़्यादा दिखेंगे, और जो आने वाला फल है उसके ऊपर भी धब्बे धब्बे हो जाते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों ये आपको फार्म पे दिखेगा कि फल वो पक जाता है, कलरदार हो जाता है। तो ये जो फ्रूट रॉट है ना, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जो है मैनकोजेब से दोस्तों। मैनकोजेब आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति लीटर 1 ग्राम से 2 ग्राम तक। इसके अलावा दोस्तों कार्बेंडिज्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति लीटर दोस्तों 2 ग्राम के हिसाब से, और 15 दिन के अंतराल से 2 से 3 बार आप छिड़काव इसका कर सकते हैं। आप इसको केमिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैसिलस सब्टिलिस और सुडोमोनास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों प्रति लीटर 5-5 ml ले सकते हैं। ये मैं आपको जीवाणु बता रहा हूँ, ये अच्छे तरीके का फफूंद है, इसको आप स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे। लीफ कर्ल डिसीज चिली में एक बहुत समस्या होती है, लीफ कर्ली हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है, पत्तियां जो है पीछे की तरफ मुड़ जाती है, और ये प्रसार करता है लीफ कर्ल जो है व्हाइट फ्लाई। तो व्हाइट फ्लाई के लिए हमें रोकने के लिए आसाफेट से हम रोक सकते हैं। आसाफेट और इमिडाक्लोरोपिड का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है लैंसर गोल्ड से, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर या 2 ग्राम प्रति लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइथोमेट रोगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों प्रति लीटर 2 ml के हिसाब से। और खेत को साफ सुथरा रखिए तो आपको बहुत कम परेशानी होगी। अगर खेत में गंदगी है, साफ सुथरा नहीं है, तो वो डिजीज जो है बढ़ते जाते हैं, पेस्ट भी बढ़ते जाते हैं। इसके बाद पाउडर मिल्ड्यू दोस्तों, पाउडर मिल्ड्यू यानी पत्ती के ऊपर ठंड में जो है नीचे की पत्ती के ऊपर से पाउडर आती है। पाउडर मिल्ड्यू के लिए
आप दोस्तों सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। WDJ 80% वाला थायोनाइट्री नाम से आता है। प्रति लीटर 1 ग्राम के हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे, ठंडी के दिनों में पाउडरी ज्यादा समझ में आता है, तो 15 दिन में, हफ्ते में एक बार स्प्रे जरूर कीजिएगा। उसके साथ भी आप कोई पेस्टिसाइड ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टेमिक, देखिए केमिकल जो है सिस्टेमिक होता है और कॉन्टैक्ट होता है, बाहर से भी होता है, अंदर से भी काम करता है। फंजीसाइड सिस्टेमिक होता है और कॉन्टैक्ट होता है, दोनों तरफ से काम करता है। तो आप लेते समय क्या ले रहे हैं उसके ऊपर लेबल क्लेम जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप जीवाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सुडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है। इसके अलावा आप बैसिलस सबटिलिस है, सुडोमोनास फ्लोरेंसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पाउडरी के लिए बैसिलस सबटिलिस अगर आप प्रति लीटर 5 ml के हिसाब से लेते हैं तो काफी अच्छा आपको वहां पे रिजल्ट्स मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पाउडरी के लिए कैरेथेन है, डिनकॉप, प्रति लीटर 0.5 ml से लेंगे तो वहां पे अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। डंपिंग ऑफ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मिर्ची के लिए। डंपिंग के लिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा, डंपिंग यानी कि जब हम प्लांट लगा देते तो वो सूख के गिर जाता है हफ्ते भर में कॉलर के ऊपर। कॉलर रॉट डंपिंग ऑफ, एक ही प्रकार के फंगस उसके ऊपर लगता है दोस्तों, जो फिजिरियम नाम का होता है। हरी मिर्च को महीने में एक बार ट्राइकोडर्मा 1 लीटर जरूर दीजिएगा और सुडोमोनास ड्रिप से 1 लीटर एक बार जरूर दीजिएगा। और तीसरा जो है पेसिलोमाइसिस इसलिए दीजिए, नेमाटोड के लिए काफी अच्छा काम करता है। तो ये 3 चीज आप ड्रिप से हर महीने में 1-1 लीटर देते हैं तो आपको विल्टिंग, डंपिंग, रूट के डिजीज नहीं आएंगे और मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं तो वैसे ही डिजीज कम आते हैं। दोस्तों बहुत सारे डिजीज है, इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। बहुत सारे पेस्ट है, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। आप गूगल करेंगे, किताबें ढूंढेंगे, तब जाके आपको जानकारी मिलेगी और उसके बारे में सीखेंगे और उसको वैसे कंट्रोल करना है। मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट आते हैं, आपको सिखाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन उनसे क्या होता है कि आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और आपका उत्पादन भी उतना अप टू द मार्क नहीं आता है। और अगर जब मार्केट में बेचते तो पैसा भी उतना नहीं आता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। फिर हम एक कंसल्टेंट को छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं। तो ये कंसल्टेंट का फैक्टर है ना, ये थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको खेती करना है ना, खुद आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, हमें सीखना है, सशक्त बनना है खेती में, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है दोस्तों। डिपेंडेंसी यही खेती में बहुत बड़ी दिक्कत कर रही है, तो वो हटा दीजिएगा। आप खुद से सीखिएगा डिसीज पेस्ट का मैनेजमेंट करना, और मैंने मेजर अभी आपको बता ही दिया है। इसके अलावा दोस्तों CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है दोस्तों, इस पे जाइएगा। इस पे चिली डालेंगे तो वहाँ पे सारे केमिकल मोलेक्युल के नाम, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना दिन का रेसिड्यू है, सब पता चलेगा। ये एक सिस्टम यहाँ पे देखिए बंधाई का कैसे किया गया है। यहाँ पे अंगूर के पेड़ थे, अंगूर को निकाल दिया गया। अंगूर को निकालने के बाद जो जगह है वहाँ पे मल्चिंग पेपर बिछा के, ड्रिप बिछा के यहाँ पे हरी मिर्च की खेती की गई है दोस्तों। यहाँ पे टमाटर की खेती भी अच्छी आ सकती है, यहाँ पे खीरा, तोरई, करेला, अलग अलग खेती यहाँ पे अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बंधाई के लिए सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अंगूर का जो पंडाल है ना, उस पर वेजिटेबल बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जुगाड़ टाइप भी आप बना सकते हैं। ये तो प्रॉपर बना हुआ है अंगूर का, लेकिन ये मुझे एक आपको दिखाना था, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी मिलती है। इधर का प्लांट इधर बांध सकते हैं, उधर का उस साइड का प्लांट उस तार पे बांध सकते हैं, इधर वाले। तो ये दोनों मैनेज यहाँ पे हो जाता है अच्छे तरीके से। तो अब हमने इतना तामझाम किया, अच्छे तरीके से खेत तैयार किया, डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन किया। अब यहाँ पे टोटल हमें उत्पादन कितना निकलेगा। अब मेन बात आती है दोस्तों हमारी कैश क्रॉप सीरीज की, इस एपिसोड की, क्योंकि हम हमेशा हर एपिसोड में बता रहे हैं कि कितना खर्चा होगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना इतना रेट मिलने के बाद। दोस्तों वो भी आपने अच्छा काम किया तो मान लीजिए दोस्तों आपने इस फसल को 8 से 10 महीना चलाया, तो और 1 एकड़ में 8000 प्लांट आपने लगाए और पर प्लांट आपने 4 किलो माल निकाला, तो 8000 × 4 32 टन, यहाँ पे 32,000 किलो हार्वेस्टिंग यहाँ पे होगा दोस्तों। जी हाँ, और ये हार्वेस्टिंग चालू होता है इसका 60 से 65 दिन बाद। 65 दिन बाद अच्छा खासा हार्वेस्टिंग चालू होता है। उसके बाद फिर हर 10 दिन पे आप हार्वेस्टिंग आपको करना पड़ता है। इसका ऊपर फुल सेटिंग होता रहता है, नीचे से हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। ये यहाँ तक क्रॉप आ सकती है। अभी देखिए मेरे कमर तक यहाँ तक आ चुकी है। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, धीरे धीरे हार्वेस्टिंग होता रहता है। तो एक टाइम पे इसमें फूल भी लगता है, फिर वो कली भी लगता है, फिर कली से फूल भी निकलता है, फूल से फिर वो फल भी बनता है। तो ये प्रोसेस इसकी चालू रहती है। जैसे टमाटर की है, वैसे शिमला मिर्च की है, वैसे हरी मिर्च की है। तो इसीलिए इसको न्यूट्रिशन जो है अच्छे से देना पड़ता है, इसको खाना पीना ज़्यादा लगता है। तो 32,000 किलो दोस्तों पूरा 10 महीना में हम मिनिमम तो इससे निकाल सकते हैं। 8 से 10 महीना हमने इसको चलाया तो 32 टन। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया कि ये साइज़ का मिर्च हो जाता है तो ये हार्वेस्ट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने हार्वेस्ट किया। ये लंबाई देख सकते हैं, 7 से 8 इंच इसकी लंबाई है।
तो ये हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है वैरायटी के अनुसार, कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है। और मैंने ये हरी वाली का ही हार्वेस्टिंग बताया, ना कि हरे को लाल करने के बाद उसकी वैरायटीज अलग होती है। मैंने केवल आपको बताया कि हरी मिर्च की वैरायटीज, हरी मिर्च को कैसे न्यूट्रिशन करना है, हरी मिर्च को कैसे ग्रो करना है। हरी मिर्च का उत्पादन 32,000 किलो निकलता है। 32,000 किलो अगर दोस्तों 30 रुपए से एवरेज गया तो आपका हो जाएगा 9,60,000 रुपये दोस्तों। और पूरे सीजन में आपका खर्चा कितना होगा, खर्चा डिपेंड करता है आप कितना कम से कम करते हैं, लेकिन एक मिनिमम खर्चा मैं आपको बताता हूँ। 8 से 9 महीना अगर आप फसल चलाते हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपए आपका खर्चा होगा, क्योंकि इसको लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है। किस चीज़ का लेबर कॉस्टिंग लगता है? हार्वेस्टिंग का। नॉर्मल मिर्च भी अभी मैंने जो हार्वेस्ट करके दिखाई उसको हार्वेस्ट करने में 1 किलो हार्वेस्ट करने में 7 रुपये 8 रुपये लगता है, क्योंकि एक लेबर जो है 30 किलो 40 किलो 50 किलो इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकता। 50 किलो वैसे मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 30 किलो के आसपास ही वो तोड़ सकता है। तो 5 रुपये 6-7 रुपये के आसपास पड़ सकता है, डिपेंड करता है लेबर का स्किल कैसा है। 5 रुपये के नीचे तो होगा ही नहीं। 5 रुपये से लेके 8 रुपये तक ये रेंज में खेलता रहेगा आपका हार्वेस्टिंग का। तो उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि 9 लाख रुपए आप इस पे, मैंने आपको आंकड़ा बताया अभी 9,60,000, इसमें से हम टोटल खर्चा अगर माइनस कर देंगे 4 लाख रुपए, माइनस यहाँ पे मैं 4 लाख कर दूंगा तो 5,60,000 रुपये यहाँ पे दोस्तों बचता है। इसमें और ऊपर का 60,000 और कम कर दीजिए तो भी यहाँ पे दोस्तों 5 लाख रुपए आसपास बचेगा। यानी कि अगर मान लीजिए सीधा हमें 10 लाख मिलता है तो आधा खर्चा 50% खर्चा होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रेट अगर आपको 50 रुपये से किलो मिला तो 5 त्रिक 15 लाख। अगर रेट आपका 100 रुपये किलो गया तो सोचिए पैसा कितना होगा दोस्तों। जी हाँ, 30 लाख होगा। जी हाँ, बिकता है दोस्तों। अभी इस साल ये लंबी वाली मिर्च 100 रुपये किलो भी बिकी है 2024 में, और 50 रुपये से बिकी है, अभी 35-40 रुपये से बिकी है। 30-35 रुपये के रेंज में तो ये चलता ही चलता है, उससे ज़्यादा ही चलता है। मैं एवरेज मैंने आपको 30 रुपये मिनिमम पकड़ा था यहाँ पे। तो इतना अच्छा आप इस कैश क्रॉप में पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की कैश क्रॉप है। अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारा खर्चा बताया था। मैंने आपको मल्चिंग, ड्रिप, लेबर, ये तार, ये सुतली सब पकड़ के पूरा मैंने बताया 3.5 लाख रुपए, मैक्सिमम 4 लाख तक हमने खर्चा पकड़ा। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इससे ज़्यादा खर्चा आपका होता है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, तो आपको वो सीखना पड़ेगा और वो कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। हर सीज़न में एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक में सारा खर्चा लीजिए, केमिकल में कितना जा रहा है, फंजीसाइड में कितना जा रहा है, लेबर में कितना जा रहा है, अन्य कामों में कितना जा रहा है, सारा खर्चा का हिसाब आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे तभी आप कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे, और नहीं लिखेंगे तो कॉस्ट कटिंग आपका नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जी हाँ, और एक प्लांट से 5-6 किलो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ की सीज़न के एंड तक आपको 8 से 8,500 प्लांट बचे रहने चाहिए। 5,000 ही प्लांट बच गए तो 25 टन ही निकाल पाएंगे पर प्लांट। अगर 5 किलो निकाला तो 25 टन ही निकल पाएगा। तो वो प्लांट आपके रहने चाहिए जितने आपने प्लांटेशन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हमारा ये पूरा हरी मिर्च का, चिली का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में दोस्तों। तब तक कैश क्रॉप की खेती करते रहिए और पैसा कमाते रहिए।